नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, पावर सिस्टम्स और उनके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, सिंपल शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार। आज हम विज्ञान की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में झांक रहे हैं। ये है विद्युत का रासायनिक प्रभाव, और साथ ही माइकल फैराडे के जो मशहूर नियम हैं उन पर भी बात करेंगे। हमारे पास इलेक्ट्रोवायल पॉडकास्ट का एक अंश है और हम कोशिश करेंगे कि इस जानकारी को थोड़ा और सरल बनाएं, समझें कि ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करता है। जी बिल्कुल, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। हाँ, मतलब सोचिए कैसे गहनों पर सोने की परत चढ़ जाती है, या धातुओं को कैसे साफ किया जाता है, यहाँ तक कि पानी से हाइड्रोजन गैस कैसे बनती है। हम इसी विज्ञान को और इसके पीछे के गणित को समझने की कोशिश करेंगे। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो रासायनिक प्रभाव है बिजली का, इसके असल दुनिया में क्या उपयोग है, कहाँ देखते हैं हम इसे? इलेक्ट्रोवायल स्रोत में क्या बताया गया है इस बारे में? रूप से 3 बड़े उपयोग बताए गए हैं। पहला है जिसे कहते हैं विद्युत लेपन, अंग्रेजी में इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हाँ सुना है। जी, ये वो तरीका है जिसमें बिजली का इस्तेमाल करके एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की एक पतली सी परत चढ़ानी जाती है। अक्सर ऐसा करते हैं कि कोई सस्ती धातु हो, उस पर किसी महंगी या ज्यादा टिकाऊ धातु की परत चढ़ा दें। अच्छा। स्रोत में कुछ आम उदाहरण भी दिए हैं, जैसे मान लीजिए पीतल के गहने हैं, उन पर सोने या चांदी की परत चढ़ा दी तो वो एकदम नए और कीमती दिखने लगते हैं। या फिर जैसे लोहे की चीजें होती हैं, कार का बम्पर हो गया या साइकिल का हैंडल, उन पर क्रोमियम या निकल की परत चढ़ा देते हैं। हाँ, वो चमकदार सी परत। हाँ, वो चमक तो आती ही है, पर उसका एक और बड़ा फायदा है, वो उसे जंग लगने से भी बचाती है, तो चीज ज्यादा चलती है, ज्यादा टिकाऊ हो जाती है, उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ चीजों को सुंदर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बनाने का भी एक तरीका है। जी ये तो फिर बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होता होगा, घर की चीजों से लेकर गाड़ियों तक। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत व्यापक उपयोग है इसका। अच्छा, और दूसरा कौन सा इस्तेमाल बताया गया है स्रोत में? दूसरा महत्वपूर्ण उपयोग है विद्युत शोधन, मतलब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इसमें बिजली का इस्तेमाल करके धातुओं को उनकी अशुद्धियों से अलग किया जाता है, उन्हें साफ किया जाता है। धातुओं को साफ करना? कैसे? स्रोत में तांबे का, कॉपर का बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। सोचिए, जब खान से तांबा निकालते हैं तो उसमें बहुत सी दूसरी धातुएं और गंदगी मिली होती है ना? हाँ, कच्ची धातु, बिल्कुल। उसे सीधे तारों में तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, अशुद्ध तांबे की एक मोटी सी प्लेट लेते हैं, जिसे एनोड कहते हैं, और एक बहुत पतली सी पत्ती लेते हैं शुद्ध तांबे की, उसे कैथोड कहते हैं। इन दोनों को एक खास घोल में, जैसे कॉपर सल्फेट के घोल में, डुबो देते हैं। ठीक है। और फिर बिजली पास करते हैं। तो होता यह है कि जो अशुद्ध प्लेट है ना, उसमें से शुद्ध तांबा निकलकर घोल में घुलता जाता है, और फिर वो घोल में से निकलकर शुद्ध वाली पत्ती पर, कैथोड पर जाकर जम जाता है। अच्छा। और अशुद्धियां, सारी अशुद्धियां जो गंदगी है, वो नीचे बैठ जाती है। उसे एनोड मड कहते हैं। और नतीजा, हमें लगभग 99.9% शुद्ध तांबा मिल जाता है। अरे वाह, 99.9% शुद्ध, ये तो कमाल है। मतलब ये प्रक्रिया सिर्फ तांबे को शुद्ध नहीं कर रही, ये तो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की रीढ़ है एक तरह से। सही कहा आपने। बिना इतने शुद्ध तांबे के हमारे कंप्यूटर, फोन, इंटरनेट के तार शायद ये सब काम ही ना करें। बिल्कुल। इसकी अहमियत तो बहुत ही ज्यादा है। बिल्कुल, औद्योगिक रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और तीसरा इस्तेमाल क्या बताया गया? तीसरा जिक्र है जल का विद्युत अपघटन, यानी पानी को बिजली से तोड़ना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं इसे। पानी को तोड़ना? हाँ, जैसा नाम से ही लग रहा है, इसमें पानी यानी H2O में से बिजली गुजारते हैं और वो अपने मूल तत्वों में टूट जाता है। हाइड्रोजन गैस H2 और ऑक्सीजन गैस O2। अच्छा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग। जी, एक इलेक्ट्रोड होता है कैथोड, उस पर हाइड्रोजन गैस जमा होती है। दूसरा होता है एनोड, उस पर ऑक्सीजन गैस जमा होती है। स्रोत ये भी बताता है कि इस तरह से जो हाइड्रोजन गैस बनती है, वो बहुत काम की चीज है। कैसे? उसे फ्यूल सेल में इस्तेमाल करके बिजली बना सकते हैं, और वो भी ऐसी बिजली जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता। साथ ही
कई उद्योगों में भी हाइड्रोजन एक जरूरी केमिकल के तौर पर इस्तेमाल होती है। पानी से हाइड्रोजन बनाना, ये तो सच में भविष्य की तकनीक लगती है, खासकर जब हम क्लीन एनर्जी, साफ सुथरी ऊर्जा की बात कर रहे हैं आजकल। हाइड्रोजन को तो भविष्य का ईंधन भी कहा जा रहा है। जी, इसमें काफी संभावनाएं देखी जा रही हैं। तो हमने देखा कि बिजली से परत चढ़ाना, धातु साफ करना, यहाँ तक कि पानी को तोड़ना भी संभव है। ये सब तो ठीक है, पर सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है, और शायद उससे भी जरूरी सवाल कितना होता है। क्या हम इसका कोई अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बिजली से कितना काम होगा? यहीं पर शायद माइकल फैराडे के काम की बात आती है, जिनके नियमों का जिक्र स्रोत में है। क्या है ये नियम? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहीं पर माइकल फैराडे के वो 2 मशहूर नियम आते हैं जो उन्होंने 19वीं सदी में दिए थे। ये नियम सिर्फ ये नहीं बताते कि हाँ बिजली से केमिकल बदलाव होता है, नहीं, ये उसका पूरा गणित समझाते हैं। गणित? हाँ, मतलब ये हमें मात्रात्मक रूप से क्वांटिटेटिवली बताते हैं कि भाई आप इतनी बिजली इस्तेमाल करोगे तो कितना पदार्थ बदलेगा, कितनी धातु जमा होगी या कितनी गैस निकलेगी, एकदम हिसाब किताब। अच्छा, तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ जमा हो रहा है या निकल रहा है उसका वजन यानी मास, जिसे m कह सकते हैं, वो सीधे सीधे समानुपाती होता है कुल बिजली के चार्ज के जो आपने उस घोल में से बहाया है। चार्ज मतलब Q। चार्ज मतलब करंट और टाइम। बिल्कुल, चार्ज Q होता है करंट I गुणा समय T, मतलब Q इज इक्वल टू I टाइम्स T। तो नियम ये हुआ कि m समानुपाती है Q के, या कहें m समानुपाती है I टाइम्स T के। अच्छा, मतलब सीधी सी बात है, ज्यादा करंट देंगे या ज्यादा देर तक देंगे तो ज्यादा पदार्थ जमा होगा या निकलेगा, कम देंगे तो कम। ये तो काफी लॉजिकल लगता है। हाँ, है ना? बहुत ही सीधा और तार्किक नियम है। स्रोत ने इसका फॉर्मूला भी दिया है जो इसी समानुपात को दिखाता है। m इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। m इज इक्वल टू ZIT। इसमें Z क्या है? हाँ, यहाँ m तो वजन हो गया, I करंट है एम्पियर में, T समय है सेकंड में, और ये जो Z है ये एक स्थिरांक है, एक कांस्टेंट है। इसे कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक, अंग्रेजी में इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ये क्या चीज है? ये हर पदार्थ के लिए खास नंबर होता है, उसकी अपनी पहचान की तरह। ये बताता है कि अगर आप 1 यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम बिजली बहाएंगे तो उस पदार्थ का कितना वजन ग्राम में जमा होगा। हर पदार्थ के लिए ये Z अलग अलग होता है। हाँ, ये सूत्र m इज इक्वल टू ZIT तो दिखने में सीधा है, पर क्या इंडस्ट्री में इसे इस्तेमाल करना वाकई इतना आसान होता है? मतलब क्या ये Z का मान हमेशा बिल्कुल सटीक पता होता है, या इसमें भी कुछ पेचीदगियां हैं? क्योंकि अगर ये इतना सटीक है तो इसका मतलब हुआ कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में परत कितनी मोटी चढ़ेगी या कितनी गैस बनेगी, इसे बहुत बारीकी से कंट्रोल कर सकते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है और बिल्कुल जायज है। हाँ, Z का मान हर पदार्थ के लिए काफी सटीकता से पता होता है। ये वैज्ञानिक रूप से निर्धारित किए गए हैं। हालांकि ये सच है कि असल प्रक्रिया में कुछ चीजें, जैसे तापमान है या घोल कितना गाढ़ा है, सांद्रता, इनका थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है Z के प्रभावी मान पर। अच्छा, लेकिन कुल मिलाकर हाँ, ये नियम और ये फॉर्मूला उद्योगों को गजब का नियंत्रण देता है। वो बिल्कुल गणना कर सकते हैं कि उन्हें अपनी मनचाही मोटाई की परत चढ़ाने के लिए या एक निश्चित मात्रा में कोई केमिकल बनाने के लिए कितना करंट कितनी देर तक चलाना होगा। यही चीज इसे इंजीनियरिंग के नजरिए से इतनी शक्तिशाली बनाती है। ये अंदाजे का खेल नहीं रहता। समझ गई, ये नियंत्रण ही इसे इतना उपयोगी बनाता है। ठीक है, ये तो हुआ पहला नियम। अब दूसरा नियम क्या कहता है? हाँ, अब आते हैं फैराडे के दूसरे नियम पर। ये नियम तब काम आता है जब हम एक ही जितनी बिजली, मतलब समान चार्ज Q, अलग अलग पदार्थों के घोलों से यानी अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट से गुजारते हैं। अच्छा, मतलब बिजली की मात्रा बराबर है पर घोल अलग अलग है। बिल्कुल। तो ये नियम कहता है कि ऐसी हालत में जो अलग अलग पदार्थ जमा होंगे या निकलेंगे, उनका वजन, उनका मास, वो उनके रासायनिक समतुल्य भार यानी केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स के अनुपात में होगा। रासायनिक समतुल्य भार, ये फिर एक नया टर्म आ गया। ये क्या होता है? हाँ, ये थोड़ा तकनीकी जरूर है पर इसे ऐसे समझ सकते हैं। किसी तत्व का समतुल्य भार होता है उसका परमाणु भार, एटॉमिक वेट, भागा उसकी संयोजकता, वैलेंसी।
संयोजकता मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन लेता या देता है रिएक्शन में। तो दूसरे शब्दों में कहें तो ये समतुल्य भार एक तरह से बताता है कि बिजली के असर के प्रति कोई तत्व कितना भारी या हल्का है, मतलब समान करंट से उसकी कितनी मात्रा पर असर पड़ेगा। उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे मान लीजिए आपने बराबर मात्रा में बिजली एक बार चांदी के घोल सिल्वर नाइट्रेट से गुजारी और एक बार तांबे के घोल कॉपर सल्फेट से, तो आप देखेंगे कि चांदी ज्यादा वजन में जमा होगी तांबे के मुकाबले। क्यों? क्योंकि चांदी का रासायनिक समतुल्य भार तांबे से ज्यादा होता है। तो दूसरा नियम यही कहता है समान बिजली से जमा होने वाले पदार्थ का वजन उसके समतुल्य भार के समानुपाती होगा। हर पदार्थ अपनी रासायनिक पहचान के हिसाब से बिजली पर प्रतिक्रिया करता है। अच्छा, तो मतलब पहला नियम हमें बताता है कि कितनी बिजली से कितना पदार्थ बनेगा या जमा होगा, M = GIT। और दूसरा नियम ये बताता है कि अगर बिजली उतनी ही हो तो कौन सा पदार्थ कितना जमा होगा, ये उसके अपने अंदरूनी गुण यानी उसके समतुल्य भार पे निर्भर करेगा। बिल्कुल सही समझा आपने। ये दोनों नियम मिलकर ही पूरी तस्वीर बनाते हैं कि बिजली और रसायन का ये जो रिश्ता है ये कैसे और किन नियमों से चलता है। ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है बल्कि पक्का हिसाब किताब है। एकदम सही। पहला नियम मात्रा, क्वांटिटी पर जोर देता है, कितना चार्ज कितना वजन। दूसरा नियम पदार्थ की प्रकृति, आइडेंटिटी, क्वालिटी पर जोर देता है, समान चार्ज तो वजन समतुल्य भार के हिसाब से। और ये दोनों नियम मिलकर ही विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस की बुनियाद है। और अगर मैं इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें, जैसा इलेक्ट्रोवायरल का स्रोत भी इशारा कर रहा है, तो ये नियम सिर्फ क्लासरूम या लैब की बातें नहीं है, इनका असर बहुत गहरा और व्यापक है। हाँ, जैसे हमने उदाहरण देखे। बिल्कुल। सोचिए शुद्ध तांबा पाना, उसके बिना हमारी पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से चीजें ज्यादा टिकाऊ और आकर्षक बनती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर मार्केट दोनों के लिए जरूरी है। सही बात है। में सिर्फ ये ताकत नहीं देते कि हम बिजली से केमिकल बदलाव कर सकें, बल्कि उस बदलाव को नापने की, उसे कंट्रोल करने की और उसकी भविष्यवाणी करने की क्षमता देते हैं। नियंत्रण, हाँ, ये शब्द महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। सोचिए अगर ये नियंत्रण ना हो तो हम सटीक बैटरियां कैसे बनाएंगे, धातुओं का उत्पादन कैसे नियंत्रित करेंगे, या बहुत सारे जरूरी औद्योगिक रसायन कैसे तैयार करेंगे। ये नियंत्रण ही आधुनिक तकनीक का आधार है जो फैराडे के इन नियमों से हमें मिला है। तो कुल मिला के इलेक्ट्रोवायल पॉडकास्ट के इस हिस्से से जो हमने समझा वो ये है कि विद्युत का रासायनिक प्रभाव कोई जादुई चीज नहीं, बल्कि विज्ञान और गणित के ठोस नियमों पर आधारित है। फैराडे के नियमों ने हमें बिजली और रसायन के बीच के इस गहरे रिश्ते को समझने में मदद की। न सिर्फ ये कि क्या होता है, बल्कि ये भी कि कितना होता है जी। और इसी समझ ने उन तकनीकों को जन्म दिया है जो आज हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा है, गहनों से लेकर गाड़ियों तक और शायद भविष्य की ऊर्जा तक भी। आज हमने विद्युत लेपन, विद्युत शोधन और जल अपघटन जैसे अहम उपयोगों को समझा। और फैराडे के दो नियमों, पहला जो कहता है M समानुपाती है Q या IT के, और दूसरा जो कहता है M समानुपाती है E समतुल्य भार के, इनकी बारीकियों पर भी नजर डाली। बिल्कुल। और यहीं से एक बहुत दिलचस्प सवाल भी उभरता है जो हमें थोड़ा भविष्य की तरफ सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, क्या सवाल? आप ही बताइए। पानी के विद्युत अपघटन वाली बात को लेकर मन में क्या आता है? हाँ बिल्कुल, जरा उसी बिंदु पर लौटते हैं। स्रोत ने बताया कि इससे बनी हाइड्रोजन फ्यूल सेल में काम आती है ना? जी। तो सोचिए अगर हम इस प्रक्रिया को, मतलब पानी को तोड़ने की प्रक्रिया को वाकई बहुत कुशल बना लें, बहुत सस्ता बना लें। मान लीजिए हमारे पास जो अतिरिक्त सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा होती है, उसका इस्तेमाल करके हम पानी तोड़ें और हाइड्रोजन बनाकर जमा कर लें। एक ऊर्जा भंडारण के तरीके की तरह। हाँ बिल्कुल। तो ऊर्जा भंडारण के लिए इसके क्या मायने होंगे? क्या पानी सचमुच भविष्य की एक तरह की बैटरी बन सकता है जिसे हम जरूरत पड़ने पर हाइड्रोजन के रूप में इस्तेमाल कर सकें? क्या ये तकनीकी हमारे ऊर्जा के पूरे नज़ारे को बदल सकती है, जैसा कई विशेषज्ञ उम्मीद करते हैं, या इसमें अभी भी बहुत बड़ी चुनौतियां बाकी हैं? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर आज बहुत काम हो रहा है। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट का। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जुड़ते रहिए इलेक्ट्रोवायरल के साथ,
क्योंकि यही मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी सही और यूजफुल नॉलेज। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।